हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग HSC 302 से रिलेटेड कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे जो आपके 60 प्लस होंगे। 60 प्लस MCQs को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखो, मैंने इस वीडियो में आपका जितना भी सामुदायिक विकास कार्य से रिलेटेड, सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम नियोजन से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में इसमें ऐड करा हुआ है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन जनरेट होते हैं और किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऐड करा हुआ है और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन बच्चों को जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी टाइम है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अभी इतना क्वेश्चन देख लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। किसके लिए है? तो 5th सेमेस्टर वालों के लिए है और इनका कोड क्या है? तो HSC 302। पेपर का टाइटल क्या है? तो सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम नियोजन, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग। ये आपका पेपर का टाइटल है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? तो होम साइंस है। और पेपर का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम नियोजन। ठीक, ये तो सबको पता है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो मैंने बहुत सारी एडिटिंग नहीं करी हुई है। मैंने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराना मेरा उद्देश्य था। ठीक है, तो बहुत सारी एडिटिंग वगैरह मुझे नहीं आती है, तो मैं जैसे भी क्वेश्चन करा रही हूँ आप क्वेश्चन को देखिए, इसके ओवरव्यू को मत देखो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, उसको देखो और आंसर करो। ठीक है, और इस तरह से आप भी जांच पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है और आप कितने तैयार है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब हुई? देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से पूछेगा। सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब हुई? क्योंकि ये अक्सर एग्जामिनेशन में जिस सेमेस्टर में अगर सामुदायिक विकास से कुछ रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन तो 100% आता ही है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। ज़्यादा हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वीडियो लेंदी हो सकता है। ठीक है, तो चलो, सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन दिया है 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1995, तो इधर नहीं जाना है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं ताकि तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो देश को विकसित करने के लिए, ठीक है, विकसित कैटेगरी की श्रेणी में लाने के लिए लोगों ने सोचा। तो उनको पता लगा कि जब हम बेस को मजबूत करेंगे तभी हमारा देश विकसित होगा। तो सामुदायिक विकास योजना के तहत उन्होंने गाँव का विकास करना, गाँव को डेवलप करना, जो भी रूरल एरियाज़ हैं उनको डेवलप करना शुरू किया। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य था कि गाँव का विकास करना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामुदायिक विकास किससे रिलेटेड है, गाँव से कि शहरों से कि दोनों से? तो ये मेनली गाँव के लिए ही चलाया गया था। ठीक है, गाँव को विकसित करने के लिए। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर? तो 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, चलो, तो गांव ग्रामीण एरिया को विकसित करने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य थे। देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं कि उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है। तो इसमें आप लोग देखोगे जितने भी प्लस पॉइंट होंगे, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, जितने भी प्लस पॉइंट होंगे तो उनको आप मार्क कर दोगे। जैसे यहाँ पे है, ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास, शिक्षा की व्यवस्था करना। सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य क्या थे? तो ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास, बिल्कुल सही है। शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भी सही है। स्त्रियों के जीवन स्तर में सुधार लाना, वेरी गुड, ये भी सही है। तो इसमें हमारा उपरोक्त सभी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
देखो तुम लोग क्वेश्चन में जितने भी आपके ऑप्शन बनते हैं उनको क्लियर बिल्कुल आराम से उनको पढ़ना, फिर आंसर देना। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में पहला ऑप्शन देखे और धड़ल्ले से उस पर आंसर मार्क कर दे, नहीं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर एक एक जो भी आपका ऑप्शन होता है उसको पढ़ते हैं। जब चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं तब डिसाइड करते हैं कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ उद्देश्य ऐड करे हुए हैं, ये तो पर्टिकुलर था। यहाँ पे देख लो ये भी कुछ आपके उद्देश्य हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट लेके आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, ये सब भी समुदाय विकास का क्या था, उद्देश्य था। ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति रुचि लाना, नए तकनीकों को समाज में लाना, ग्रामीणों का संपूर्ण विकास करना, नारी की दशा का समाज में सुधार करना, ग्रामीणों का शहर की तरफ पलायन को रोकना, घरेलू एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र में नई वैज्ञानिक विधि एवं उपकरणों की जानकारी प्रदान करना, कृषि एवं पशुपालन पशु उत्पादन या पशुपालन करना, ऐसे करके आपसी सहयोग की भावना को जागृत करना, समाजीकरण को बढ़ावा देना और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जो भी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, स्थानीय संसाधनों की जानकारी की प्रदान करना, ये सारे इनके मुख्य उद्देश्य थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास का प्रमुख कार्य है। सामुदायिक विकास का प्रमुख कार्य है, ठीक है, क्या है? तो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यह सभी, बिल्कुल ये सभी सामुदायिक विकास के कार्य हैं। इन्हीं क्षेत्रों को लेके आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इन्हीं पे वर्क किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर आपने इस पेपर को नहीं पढ़ा है, इस बुक को नहीं पढ़ा है या इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, तो भी आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और किस तरह भी के भी क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सही मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो सामुदायिक विकास का प्रमुख कार्य क्या है? तो कृषि से भी रिलेटेड है, शिक्षा से भी रिलेटेड है और स्वास्थ्य से भी रिलेटेड है और ग्रामीणों से रिलेटेड है, ठीक है। तो यह सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पंडित नेहरू के अनुसार सामुदायिक विकास के उद्देश्य हैं। पंडित नेहरू के अनुसार सामुदायिक विकास के उद्देश्य हैं। देखो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि पंडित नेहरू के अनुसार सामुदायिक विकास के कितने उद्देश्य हैं, 1, 2, 3 या 5? तो आपके 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं, जिसमें आपका आता है ग्रामीण समुदाय का चौमुखी विकास करना, व्यक्तियों में सामुदायिक भावना पैदा करना, जिम्मेदार, आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर समूह का विकास करना। देखो ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो इसमें आपका उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो ग्रामीणों हेतु, शहरवासियों हेतु, दोनों के लिए, महिलाओं हेतु। तो देखो इसमें आपका बेस्ट जो ऑप्शन है वो है ग्रामीणों हेतु। ग्रामीणों हेतु ये बेस्ट ऑप्शन है और ये आपका सही हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मेनली किसके लिए चलाया गया था या चलाया जाता है? अभी भी है, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा है, अभी भी काम करता है। आपका जो आंगनबाड़ी है या कह सकते हो जो भी गांव में प्रसार प्रचार के लिए कुछ एजेंसियां आती हैं, तो ये सब गैर सरकारी संगठन के रूप में हमारे गाँवों के विकास के लिए ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है ग्रामीणों हेतु, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ग्रामीणों के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। क्या कारण है कि ग्रामीण एरियाज पिछड़े हुए हैं शहरों की अपेक्षा? तो अशिक्षा है, बिल्कुल सही है। गरीबी है, बिल्कुल सही है। बेरोजगारी है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो ये ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सिद्धांत हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो रुचि का सिद्धांत सही। देखो इतने सारे ऑप्शन तो आपके एग्जाम में पूछेंगे नहीं, मैंने ऐड इसलिए करा हुआ है
देखो कंफ्यूज नहीं होना है, इतने सारे ऑप्शन नहीं पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं, मैंने इसलिए ऐड करा हुआ है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में क्लियर होता जाए। ठीक है, तो रुचि का सिद्धांत, ये भी आपके सामुदायिक विकास का सिद्धांत है। सहयोग का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक प्रकृति का सिद्धांत, सहभागिता की भावना, लचीलेपन का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने इतना ऐड इसलिए करा हुआ है ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले। ठीक है, इस अब है देखो कंक्लूजन है, ये आपका फर्स्ट यूनिट था, ये फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। देखो अब जान लेते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो देखो 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी, इसके जन्मदिन से याद रखोगे कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। किसके जन्म दिवस पे? तो गांधी जी के। गांधी जी का जन्म दिवस कब है? तो 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसकी सिफारिश फिस्कल कमीशन, देखो पूछा जा सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि सामुदायिक विकास के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए कौन सी कमेटी ने सिफारिश की थी। ठीक है, किस कमेटी का ये आइडिया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम होना चाहिए गांव के विकास के लिए? तो वो थी फिस्कल कमेटी, फिस्कल कमीशन कह सकते हो, कमेटी कह सकते हो, 1949। ठीक है, और ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी, ये दोनों कमेटियों ने मिलकर क्या किया? तो सिफारिश किया या कह सकते हो कि आइडिया दिया कि इस तरह से गांव का विकास हो सकता है। जब हम सामुदायिक विकास लाएंगे तो हम इस तरह से गांव का विकास कर सकते हैं, उसमें कई सारे कार्यक्रम को चला के। यह ग्रामीणों के समग्र विकास के उद्देश्य से एक बहु परियोजना कार्यक्रम है। ठीक है, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं और ये बहुत सारे एस्पेक्ट्सों को शामिल करता है और बहुत सारे क्षेत्रों में ये काम करता है। ठीक है, प्रशासनिक ढांचे के आधार पर, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक ढांचे के आधार पर सामुदायिक विकास संगठन कितने स्तरों में विभाजित है? तो देखो मैंने क्लास वाले बच्चों को बहुत क्लियर ही इस पढ़ाया था कि ये लगभग 5 स्तरों में कार्य करता है। लगभग नहीं, कंफर्म है कि ये 5 स्तरों में कार्य करता है। प्रशासनिक ढांचे के आधार पर सामुदायिक विकास संगठन कितने स्तरों में विभाजित है, यानी कि कितने लेवल्स हैं जिन लेवल पे ये कार्य करता है। तो वो 5 हैं। पहला है नेशनल लेवल, दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है जिला स्तर, चौथा है ब्लॉक स्तर और 5वां है ग्रामीण स्तर या ग्राम स्तर। देखो जो भी गांव में कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि गांव में ही बनते हैं। ठीक है, जो भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम आपके गांव में चलाए जाते हैं, जैसे मान लो कि जो गांव का प्रधान होता है वो गैर सरकारी होता है। सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी वो होते हैं जो नियम के तहत चुने जाते हैं और गैर सरकारी वो होते हैं जो जनता के द्वारा, ठीक है, जनता के द्वारा जनता की सहमति पे उनको चुन लिया जाता है। तो वो सरकारी तो काम करते हैं लेकिन सरकारी नहीं होते, तो इस तरह के लोगों को गैर सरकारी की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये दोनों राष्ट्रीय स्तर पे भी ऐसे सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां काम करती हैं, राज्य स्तर पे भी करती हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो भी हमारे गांव में जो भी व्यवस्थाएं आती हैं तो वो नेशनल लेवल पे उसकी नीतियां बनती हैं। ठीक है, फिर वो राज्य को सौंपा जाता है, फिर राज्य क्या करता है, जिला को सौंपता है कि तुम अपने तुम्हारे अंडर में जितने गांव ब्लॉक्स आते हैं उनको ये उन तक ये फैलाओ। फिर ब्लॉक स्तर के अंडर जितने भी गांव आते हैं तो ब्लॉक स्तर क्या करता है, ग्रामीण एरियाज़ में उन सारे बातों को बताता है या उनसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती है, जो भी बातें होती हैं या जो भी संसाधन होते हैं उनको प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं, संगठन के रूप में कार्य करते हैं, जो नेशनल लेवल पे भी करते हैं। देखो इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, इससे ये इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। तो इस तरह से ये देखो 2 तरह से आपको मिल गया, एक तो आपको लिखित मिल गया
और एक देख लो, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रशासनिक ढांचे के आधार पर सामुदायिक विकास संगठन कितने स्तरों में विभाजित है, तो 5 स्तरों में। ठीक है, अब वो 5 स्तर कौन कौन से हैं, तो आपको पता चल गया कि ये नेशनल लेवल है, स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ब्लॉक लेवल है और विलेज लेवल। नेशनल लेवल पे क्या होता है, तो नीतियों का निर्धारण होता है, यानी कि नियम बनते हैं। फिर वो नियम कहाँ पे आता है, तो राज्यों को सौंप दिया जाता है। राज्य क्या करता है, तो अपने जिला अपने उस कार्य का संचालन जिला को दे देता है कि तुम इस, ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल पे कोई भी योजना बनती है तो डायरेक्ट गांव में आ जाती है, नहीं, कुछ लेवल्स हैं इसके, जो जैसे एक कह सकते हैं कि जाल काम कर रहा है ना, शेयर मार्केट में ऐसे ही होता है, तो उस तरह से ये भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। कह रहा है कि देखो, राष्ट्रीय स्तर पे 2 तरह की एजेंसियां काम करती हैं। मैंने बताया कि सरकारी और गैर सरकारी। ठीक है, तो गैर सरकारी संगठन में संसद आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद आता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है ना। और सामुदायिक विकास मंत्रालय, ये सरकारी संगठन है। ये क्या है, तो सरकारी संगठन है। और इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, तो सामुदायिक विकास मंत्री होता है, सामुदायिक विकास उप मंत्री होता है, सचिव होता है, उप सचिव होता है। ये इसके क्या होते हैं, सरकारी संगठन के सदस्य होते हैं। ये किस लेवल पे काम करते हैं, तो नेशनल लेवल पे काम करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हो और इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो, गैर सरकारी संगठन में संसद काम करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद काम करता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। मैंने इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन और भी ऐड करे हुए हैं, जिनको आगे हम लोग देखेंगे। और इसमें सलाहकार बोर्ड होता है। गैर सरकारी संगठन में सलाहकार बोर्ड होता है, जो सलाह एडवाइस देने का कार्य करता है। इसी तरह विधानसभा में भी होता है। तो विधानसभा में आपका राज्य स्तर पे जो गैर सरकारी संगठन है वो विधानसभा है, और राज्य विकास समिति इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। और ये सब, इसमें भी सलाहकार बोर्ड पाए जाते हैं। और इसको स्क्रीनशॉट कर लो, और इस पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बस मैंने एक को समझा दिया, उसी तरह से इस चीज़ को समझ लो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास योजना का अध्यक्ष कौन होता है। मैंने अभी बताया कि राष्ट्रीय स्तर पे सामुदायिक विकास योजना का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। देखो, स्तर कौन सा है, तो राष्ट्रीय, नेशनल है। सेंट्रल लेवल पे सामुदायिक विकास योजना का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। राज्य स्तर पे कौन होता है, तो मुख्यमंत्री। ये तो एक से समझ में आ ही गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्तर पर, ग्राम कह रहा है कि ग्राम स्तर पर सबसे अहम दायित्व किसका होता है। सबसे अहम दायित्व किसका होता है, प्रधान का, ग्राम सेवक का, विकास खंड अधिकारी का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, अहम दायित्व की बात होती है तो वो ग्राम सेवक का होता है। किसका होता है, ग्राम सेवक का। लेकिन अगर अध्यक्ष की बात होती है तो वो है प्रधान। कौन है, तो वो ग्राम स्तर पे जो अध्यक्ष होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, जो एक गैर सरकारी कह सकते हैं, गैर सरकारी संगठन का रूप है, और ये सरकारी संगठन का रूप होता है। दोनों का लेवल एक ही होता है, प्रधान भी उसी लेवल पे होता है, और ग्राम सेवक का भी जो लेवल होता है वही होता है। लेकिन ये सरकारी में, ग्राम सेवक क्या हो जाता है, सरकारी में आ जाता है, जो नियमों के तहत चुना जाता है, और प्रधान गांव के द्वारा चुना जाता है। तो इसलिए ये गैर सरकारी हो गया। ठीक है, अब आते हैं, जिला नियोजित समिति का अध्यक्ष कौन होता है। जिला नियोजित समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसमें सबको पता है कि जिलाधीश होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये कौन होता है, तो जिला नियोजित समिति का अध्यक्ष होता है। अब अगला क्वेश्चन है, घर में कह रहा है कि रसोई घर में कार्य सरलीकरण के, यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन के तरीके सर्वप्रथम बताए गए थे। किसके द्वारा, तो काउंट रमफोर्ड बेंजामिन थॉमस। तो बेंजामिन से याद रखोगे तुम लोग, ठीक है, पूरा नाम याद नहीं रखना है। बेंजामिन थॉमस करके पूछा करता है।
तो घर में रसोई कह रहा है कि रसोई घर में कार्य सरलीकरण के तरीके सर्वप्रथम बताए गए थे या किसने बताए थे? तो देखो लगभग ये 1780 में बताया गया था। और किसने बताया था? तो काउंट रैमफोर्ड बेंजामिन थॉमस ने जो वर्क सिंप्लीफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लेडी इरविन कॉलेज बना था, कहाँ बना था? तो लेडी इरविन कॉलेज बना था, कब बना था? तो 10 नवंबर 1932 को। ये होम साइंस की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें होम साइंस एजुकेशन दिया जाता है। लेडी इरविन कॉलेज ये कहाँ पे है? ये तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि लेडी इरविन कॉलेज कहाँ पे है। नहीं बताओगे तो मैं पोल में वो क्वेश्चन करा दूंगी। ये भी पूछा जा सकता है कि लेडी इरविन कॉलेज कहाँ पे है। मैंने बताया कब बना था, 10 नवंबर 1932 को बना था। तुम लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये कहाँ बना है या कहाँ है अभी। ठीक है, जहाँ बना है वहीं पे है, तो तुम लोग बताओ कहाँ बना है। गृह विज्ञान के प्रमुख विषय क्षेत्र हैं, तो कितने हैं? 5 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं कि 2 हैं? तो देखो गृह विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वो कितना है? तो 5 है, जिसमें आपका आहार एवं पोषण आता है, वस्त्र विज्ञान आता है, मानव विकास आता है, प्रसार शिक्षा आता है और परिवार संसाधन प्रबंधन आता है। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोग होम साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो उसी के इर्द गिर्द आपको 5th सेमेस्टर में देखना है। वो जो 5 क्षेत्र हैं उन्हीं के इर्द गिर्द आपका पूरा ग्रेजुएशन है, या कह सकते हो कि MA भी उसी के इर्द गिर्द है। ठीक है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड करा हुआ है, और भी मैं कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको मैं फिर से करा दूंगी अगले वीडियो में। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1948 में बिल्कुल नहीं, 1949 में बिल्कुल नहीं, 1950 में बिल्कुल नहीं, 1952 में इसको प्रारंभ किया गया था। गृह विज्ञान को प्रसार शिक्षा से जोड़ा गया था। ठीक है, देखो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें प्रसार शिक्षा ना जुड़ा हो। प्रसार शिक्षा का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई जानकारी आ गई, कोई चीज इन्वेंशन हुआ और वो हमको पता नहीं चला। ठीक है, पता कैसे चलेगा? प्रसार शिक्षा के प्रसार के माध्यम से। तो वो ये प्रसार जो है वो हर चीज से रिलेटेड है। कोई भी चीज आती है तो हम उसके बारे में प्रसार के माध्यम से ही पता चलता है। तो गृह विज्ञान को और अधिक बढ़ावा देने के लिए या हर क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए प्रसार की सहायता कब ली गई? तो 1952 में ली गई, और ये और अधिक विकसित हुआ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा का केंद्र बिंदु है। क्या है केंद्र बिंदु? तो ग्रामीण, शहरी, महिलाएं, ग्रामीण एवं शहरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो 3rd जाएगा तुम लोग का, महिलाएं। मेन ये किसके लिए चलाया गया? गृह विज्ञान किसके लिए है? तो महिलाओं के लिए है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, सबके लिए गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो पहला उद्देश्य है गृहिणियों का संपूर्ण विकास। दूसरा ऑप्शन है स्थानीय संसाधनों के प्रयोग के लिए शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही आपके गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड करा हुआ है जिसको तुम लोग याद कर लोगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे दिया है ना, 10 नवंबर 1932 को लेडी इरविन कॉलेज, सॉरी यार मैंने तो दिखा दिया। अब तुम लोग को पता चल गया कि लेडी इरविन कॉलेज कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, गृह विज्ञान कॉलेज की स्थापना हुई। ये गृह विज्ञान कॉलेज है जो आपके दिल्ली में स्थित है, लेडी इरविन कॉलेज। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1932 को हुई थी। उसी तरह 1780 में क्या हुआ था? तो काउंट रमफोर्ड बेंजामिन थॉमस ने रसोई घर में कार्य सरलीकरण के तरीके को दिया था, या कह सकते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट को सुझाए थे या बताए थे। सन 1840 में
कैथरीन ई बीचर का घरेलू अर्थव्यवस्था विषय के विद्यालय में पढ़ने की अनुशंसा की। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था है यानी कि होम साइंस है, पहले इसको इसी नाम से जाना जाता था, घरेलू अर्थव्यवस्था, घरेलू होम इकोनॉमिक्स या घरेलू अर्थशास्त्र, ऐसे करके इसके कई सारे नाम थे। तो कैथरीन ई बीचर ने 1940 में इस विषय को विद्यालय में पढ़ाने के लिए, विद्यालय का मतलब क्या, 6 to 8 लेवल तक, या कह सकते हो 6 to 10 लेवल तक पढ़ाने की अनुशंसा की, यानी कि रिकमेंड किया कि ये पढ़ाया जा सकता है या हमें पढ़ाना चाहिए। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध श्रीमती H.L.H. रिचर्ड ने गृह विज्ञान के महत्व को दर्शाया। कब दर्शाया, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। देखो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन 2-3 तो तुमको मिल ही जाएगा, 100% मैं श्योर हूँ। कह रहा है कि 1909 में अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में हुआ था। उसके बाद है गृह शिल्प, घरेलू विज्ञान एवं घरेलू अर्थशास्त्र की विषयवार शिक्षा कब से देना स्टार्ट हुआ, तो 1920 से 1940 के बीच में ये स्टार्ट हो गया। किसके रूप में, तो गृह शिल्प के रूप में, घरेलू विज्ञान के रूप में, घरेलू अर्थव्यवस्था के रूप में ये विषयवार इसको पढ़ाया जाना शुरू कर दिया गया। 1948 में क्या हुआ, तो मद्रास यानी कि तमिलनाडु में, जिसको अभी तमिलनाडु या चेन्नई, मद्रास को अभी चेन्नई कहा जाता है, ठीक है, में कुछ स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान, यानी कि मद्रास में या आपके चेन्नई में 1948 से कुछ स्कूलों में इसको शुरू कर दिया गया था। उसके बाद है 1936 में पंजाब में मिडिल स्कूल में गृह विज्ञान अनिवार्य कर दिया गया। पंजाब में देखो शुरू कब हुआ, तो शुरू मद्रास से हुआ, कुछ स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा, पंजाब में इसको अनिवार्य कर दिया गया 1936 में। और 10 नवंबर 1932 को एक बड़ा सा कॉलेज बना, लेडी इरविन, जो नई दिल्ली में स्थित है, और यह गृह विज्ञान की बहुत बड़ी संस्था है ना। उसके बाद है 1942 में क्वीन मेरीन कॉलेज की स्थापना हुई। 1946 में विमेंस क्रिएशन कॉलेज की स्थापना हुई। 1954 में गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज जबलपुर की स्थापना हुई। और 1952 में अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना हुई, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। 1952 में अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना हुई। ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसीडीएस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो तुम लोग याद कर लेना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या स्कीम, ठीक है। तो आईसीडीएस की स्थापना कब हुई, 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1972, 10 अक्टूबर 1975। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है, ठीक है, 2 अक्टूबर 1975, ठीक है। आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को आईसीडीएस की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को। कहाँ से शुरू हुआ था, तो बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। बांसवाड़ा के बारे में पूछ सकता है कि कौन से जिले में शुरू की गई थी, तो बांसवाड़ा जिले में, ठीक है। अब तुम लोग बांसवाड़ा जिला का बताओगे कि किस राज्य में ये स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समेकित बाल विकास योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। समेकित बाल विकास योजना, देखो इसका ये हिंदी वर्जन है, यानी कि हिंदी नाम है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड सर्विस स्कीम का, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का ये हिंदी है। समेकित बाल विकास योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। कौन कौन सी सेवाएं हैं, तो पूरक पोषक आहार, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं तथा पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा। बिल्कुल सही, ये सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारे ही सेवाएं आपके आईसीडीएस प्रोवाइड कराता है। देखो आईसीडीएस एक इंटरनेशनल नहीं कहेंगे, नेशनल लेवल का एक स्कीम है, एक योजना है, जो गांव तक इसको आंगनबाड़ी के थ्रू देखो, अब मान लो कि ये एक आईसीडीएस क्या है, योजना है, आईसीडीएस
जो कि बहुत बड़ी योजना है। अब हम ICDS संस्था को सीधे गांव में थोड़ी ला सकते हैं, गांव में तो ICDS ये जो स्कीम है ये तो आएगी नहीं, तो इसको किसी के थ्रू लाना है। तो देखो जब ये ICDS बना तो ये कब बना, किस लेवल पे बना होगा, तो सेंट्रल लेवल पे बना होगा। और इसको किसको दे दिया गया होगा, तो राज्य स्तर को, कि ये मैंने कुछ नीतियाँ बनाई हैं, कुछ गाँव के विकास के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनको आप गाँव तक पहुँचाओ। ठीक है, तो राज्य क्या करेगा, ब्लॉक लेवल पे जो भी उसके अंडर में ब्लॉक्स आते, डिस्ट्रिक्ट आते होंगे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट आते होंगे यानी कि जिला आते होंगे, तो उस स्तर तक इसको पहुंचाने का कार्य किया होगा। उसके बाद अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, तो वो ब्लॉक स्तर पे जाएगा। ब्लॉक स्तर क्या करेगा, तो ग्रामीण स्तर पे इसकी संस्थाएं, इनकी संस्थाओं को चलाएगा। तो ग्रामीण स्तर पे इसकी संस्था चलती है आंगनवाड़ी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समेकित बाल विकास योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी हैं। तो देखो आंगनबाड़ी जो प्रोवाइड कराता है उसको तुम लोग देख सकते हो कि पूरक पोषाहार देता है ना, और टीकाकरण स्वास्थ्य जांच भी देता है, रेफरल सेवाएं तथा पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा, ये सारे ही आपके ICDS के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जो ग्रामीण स्तर पे आंगनबाड़ी के फॉर्म में कार्य करता है। ठीक है, आंगनबाड़ी उसी का एक रूप है। अब है ICDS के लाभार्थी हैं। ICDS के लाभार्थी कौन कौन है, तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, किशोरी तथा गर्भवती व धात्री माता, 15 से 45 वर्ष की आयु की अन्य महिलाएं, उपरोक्त सभी। तो देखो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, 1 मिनट। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, तो एक राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल विमेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल विमेन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो या समिति कह सकते हो, तो 31 जनवरी 1952 को, यानी कि 31 जनवरी 1952 को। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने डायरेक्ट आंसर को ही ऐड कर दिया है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये हुई मार्च 2007 में। मार्च 2007 में इसकी स्थापना की गई, ताकि जो भी बालकों के यानी कि बच्चों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। स्टेप का विस्तृत रूप है, क्या है, तो सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, यानी कि स्टेप एक योजना है, एक स्कीम है जो औरतों को कह सकते हैं, विमेंस को एम्पावर करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, ताकि वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सके अपने लिए, अपने जीवन स्तर को और ऊंचा उठा सके। तो इसलिए इस स्टेप योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अगेन रिवाइज कर लेते हैं। सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने के लिए औरतों को स्टेप योजना की शुरुआत की गई। दिया है SGSY, SGSY की स्थापना कब हुई, हमारा क्वेश्चन ये है। तो SGSY की स्थापना यानी कि 1 मिनट, SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की स्थापना कब हुई, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1999 को। कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1999 को। अभी ये इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका न्यू नेम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्या है, तो नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन। ठीक है, यानी कि NRLM, SGSY को NRLM के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका नया नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि आपके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को अभी चेंज कर दिया गया है। ठीक है,
तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM आजीविका को ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि क्या, ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD भारत सरकार द्वारा जून 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के पुनर्गठित संस्करण के रूप में लॉन्च किया गया है। यानी कि नए स्कीम के तौर पे इसके जगह पे लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है, किसके जगह पे, तो SGSY के जगह पे NRLM को लॉन्च किया गया है। NRLM को देश भर के 6 लाख गाँव में 10 मिलियन ग्रामीण तक पहुंचाने का कार्य सौंपा गया है। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना में कन्या के खाते में पैसे जमा कराए जाते हैं। कितने जमा कराए जाते हैं, कितने वर्ष तक कराए जाते हैं, तो 18 वर्ष, 21 वर्ष, कन्या की शादी होने तक, 2 और 3। तो ये इसमें से आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 21 वर्ष तक, यानी कि जब तक कन्या की शादी नहीं हो जाती। कन्या की शादी होने तक जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसके खाते में पैसा जमा कराया जाता है, ताकि आने उसके फ्यूचर में कोई इससे रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई गड़बड़ी ना हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 मई 1916 को, 1 मई 1916 को, 1 अप्रैल 1916 को, 1 जून 1916 को। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तुमको पता होगा कि ये 1 मई 2016 1916 सॉरी 1916 नहीं, 2016, ठीक है। 1 मई 2016 को आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1916 करते करते 1916। महिला ई-हॉट योजना क्या है, महिला ई-हॉट योजना क्या है, तो व्यवसाय हेतु, नौकरी हेतु, दोनों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महिला ई-हॉट योजना व्यवसाय के लिए भी है, नौकरी के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NCC की शुरुआत कब हुई थी। NCC यानी कि देखो फुल फॉर्म तुम लोग बताओगे कि NCC का फुल फॉर्म मैंने बताया हुआ है। क्लास वाले बच्चे बताएंगे कि NCC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लास वाले भी बताएंगे और जो अदर स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं वो लोग भी बताएंगे कि NCC का फुल फॉर्म क्या है। देखो ये तुमसे रिलेटेड है, युवा योजना से रिलेटेड है, तो ये तुमको पता होना चाहिए। NCC की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 जुलाई 1948 को NCC की शुरुआत हुई थी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि NCC दिवस कब मनाया जाता है। NCC दिवस कब आता है, तो 26 नवंबर 2023 को, यानी कि 26 नवंबर को, ऐसे कह सकते हो कि 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। ये 2023 में भी आ सकता है, 2024 में, 25 में, ऐसे करके। तो 26 नवंबर आप याद रखोगे, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। 26 नवंबर को NCC दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा नीति की शुरुआत कब हुई थी, राष्ट्रीय युवा नीति की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, तो 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2016 में। तो देखो राष्ट्रीय युवा नीति की शुरुआत 2014 में हुई थी। कब हुई थी, तो 2014 में हुई थी। इसको तुम लोग याद कर लोगे। नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1970 में बिल्कुल नहीं, 1972 में। ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। 1972 में, ना 74 सही है, ना 76 सही है, और ना ही 70 सही है। 1972 में आपका नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस है 24 दिसंबर, 24 सितंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर। तो देखो 24 सितंबर, देखो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी ऐड करा हुआ है, ये सारे एक तरह से रट सकते हो तुम लोग। रटने वाले, रट्टा ज्ञान तो सही नहीं होता, लेकिन फिर भी इनको रटना पड़ेगा।
है ना। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इनको हम समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन इनको तो रटना, डेट तो याद ही करने पड़ते हैं, डेट में कोई समझौते वाली बात नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया जाता है। मनरेगा योजना की पात्रता है, मनरेगा योजना की पात्रता क्या है? तो ग्रामीण हेतु, यानी कि वो क्या होना चाहिए? तो गांव का होना चाहिए, शहर का नहीं। कहाँ का होना चाहिए? गांव का होना चाहिए। शहरवासियों हेतु दोनों के लिए, इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैडेट कोर। राष्ट्रीय कैडेट कोर का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? तो मैं नहीं आप, एकता एवं अनुशासन, मैं एवं अनुशासन, एकता एवं आप। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एकता एवं अनुशासन राष्ट्रीय कैडेट कोर, यानी कि NCC, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, ये इसी नियम पे कार्य करता है कि हम राष्ट्र में एकता और अनुशासन का निर्माण कर सकें और ज़रूरत पड़ने पे देश की रक्षा भी कर सकते हैं। NSS का विस्तृत रूप है नेशनल सर्विस स्कीम। NSS का विस्तृत रूप क्या है? तो नेशनल सर्विस स्कीम। देखो, NCC एक क्या कह सकते हैं, एक स्कीम नहीं है, ठीक है, ये एक संस्था कह सकते हैं। और NSS क्या है? तो एक स्कीम है, क्या है? एक सर्विस दी जाती है आपके राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल सर्विस स्कीम। आगे देख लेते हैं, यूनेस्को का गठन कब हुआ था? यूनेस्को का गठन कब हुआ था? देखो, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो मैंने फुल फॉर्म भी ऐड कर दिया है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनाइटेड नेशन एंड एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, साइंटिफिक और कल्चरल, सांस्कृतिक संगठन अगर कुछ कहता है तो वो यूनेस्को करता है। यूनेस्को किसकी बात करता है? तो संस्कृत को बढ़ावा देता है, प्लस साइंटिफिक जो भी सॉल्यूशन होते हैं, जो भी साइंटिफिक ज्ञान होता है, उसको बढ़ावा देने का कार्य करता है, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ था। और 1946 से ये 1946 में भारत इसका सदस्य बना। पूछा जा सकता है, देखो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, विस्तृत रूप पूछा जा सकता है। तो विस्तृत रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी या इसका गठन कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को। अब ये भारत इसका सदस्य कब बना, या भारत में ये कब से कार्य करना शुरू किया? तो 1946 में भारत इसका सदस्य बना और भारत में भी ये अपनी सेवाएं 1946 से देना प्रारंभ कर दिया। अब पूछना है कि क्राई क्या है? क्राई देखो, ये स्कीम है, चाइल्ड राइट एंड यू के कार्य हैं, कार्य पूछा है। क्राई का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो मैंने ऐड करा हुआ है। चाइल्ड राइट एंड यू के कार्य हैं, कौन कौन से कार्य हैं? तो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, बाल श्रम से बचाव, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी इसके कार्य हैं। शिक्षा का भी कार्य करता है, स्वास्थ्य एवं पोषण से भी रिलेटेड कार्य करता है, और बाल श्रम से बच्चों को बचाने का भी कार्य करता है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ किसके लिए काम करता है? तो ये ऑल अबाउट बच्चों के लिए, है ना। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का भी पूछ सकता है, तो तुम लोग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो और एक से एक को रिलेट करके देखो। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसी तरह WHO का भी पूछा जा सकता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जिनेवा में।
है ना। आगे है निम्नलिखित में से गैर सरकारी संगठन है, निम्नलिखित में से गैर सरकारी संगठन है तो WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, ऑल एबव। बिल्कुल सही है, ऑल एबव, यानी कि ये सारे ही आपके गैर सरकारी संगठन हैं जो अपनी सेवा खुद करते हैं, है ना। कहीं से कोई सरकार से कोई भी फंड नहीं लेते हैं, तो ये सारे गैर सरकारी संगठन है, सरकारी संगठन नहीं है। आगे देखते हैं गैर सरकारी संगठन शब्द का प्रचलन। गैर सरकारी संगठन जो है, गैर सरकारी संगठन जो शब्द है ये प्रचलन में कब आया, तो सन 1944 को नहीं, सन 1945 को, 1946 को, 1947 को। देखो सन 1945 को गैर सरकारी संगठन शब्द प्रचलन में आया, यानी कि तब से इसका यूज होना शुरू हो गया। भारत ने WHO की सदस्य कब ग्रहण की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत ने WHO की सदस्य कब ग्रहण की थी, तो दिया है सन 1945 में नहीं, सन 1946 में, सन 1947 में, सन 1948 में। तो देखो भारत ने WHO की सदस्य कब ग्रहण की थी, तो सन 1948 में की थी। और 1948 से ही WHO अपने देश में भी कार्य करना शुरू कर दिया। अपने देश में भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होती हैं या जो भी क्वेरीज होती हैं या जो भी प्रिकॉशन होता है वो प्रोवाइड कराने। जैसे कोरोना आया था, तो ये इससे रिलेटेड जितने भी देश हैं WHO उन सबको अवेयर करता है ना। इसके सदस्य देश जितने भी हैं उनको प्रिकॉशन प्रोवाइड कराता है, अवेयर कराता है कि ये बीमारी आ गई है और इस तरह से हमको प्रिकॉशन लेना है या इस तरह से बचाव करना है। तो ये सारी सेवाएं कब WHO देना शुरू किया भारत में, तो सन 1948, यानी कि भारत ने WHO की सदस्या 1948 में ग्रहण की और तभी से यह भारत में कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, यूनिसेफ तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, आज़ादी के पश्चात, इनमें से कोई नहीं। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक तरह से कह सकते हैं कि भूखमरी या गरीबी चारों तरफ फैल गई थी, एक आपात की स्थिति कह सकते हो कि आ गई थी। तो उस समय अमेरिका के दानदाताओं ने यूनिसेफ की स्थापना की ताकि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। जो भी उनमें कमियां हैं, कुपोषण है, अकाल की जो स्थिति बनी हुई थी, तो उसको मतलब उसकी भरपाई के लिए, भरण पोषण के लिए, लोगों के भरण पोषण के लिए, बच्चों के भरण पोषण के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। और मेनली बच्चों के स्वास्थ्य पे, बच्चों के लिए कुछ पूरक भोजन कह सकते हो, ये सारी चीज़ें बच्चों से रिलेटेड दवाएं प्रोवाइड कराना या उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, ये सारे काम आपके यूनिसेफ करता है। और भी इसके कार्य हैं, जैसे हर एज के लोगों के लिए, लेकिन मेनली ये किसके लिए कार्य करता है, तो बच्चों के लिए कार्य करता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उसको भी देख लेना। पूछा है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी, क्योंकि उस वक्त बहुत ही जन धन की हानि हुई थी। तो अमेरिका के जो दानदाता हैं उन्होंने उसको देखते हुए, उससे उबरने के लिए, ताकि लोग उससे उबरें, उनकी हेल्प करने के लिए यूनिसेफ की स्थापना की थी। हेल्प एज इंडिया का गठन हुआ था। हेल्प एज इंडिया का गठन कब हुआ था, देखो ये राष्ट्रीय संस्था है, ये कोई नेशनल या इंटरनेशनल संस्था नहीं है, ये नेशनल है, हमारे इंडिया का है। हेल्प एज इंडिया का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, किसके लिए हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन बनना चाहिए किसके लिए हुआ था। तो महिलाओं हेतु, बच्चों हेतु, महिलाओं, बच्चों हेतु, बुजुर्गों हेतु। तो देखो इसमें आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बुजुर्गों हेतु हेल्प एज इंडिया। एज से याद रखोगे, ठीक है, एज से याद रखोगे कि ये बुजुर्गों के लिए, वृद्धों के लिए ये इस स्कीम को लाया गया था, या हेल्प एज इंडिया का गठन हुआ था। जॉर्ज डियरबोन के अनुसार सफल नेता में कितने गुण होने चाहिए, तो जॉर्ज डियरबोन के अनुसार सफल नेता में कुल 7 गुण होने चाहिए। कितने, तो 7। वो कौन कौन से हैं, तो दूरदर्शिता होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, अभिक्रम,
ठीक है। कार्य बुद्धि, आत्मविश्वास, विनम्रता, मानवता। देखो, इसको याद करने की एक ट्रिक मैं बताती हूँ। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव शब्द हों तो आप उन सबको मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो जॉर्ज डियरबोन ने एक सफल नेता के 7 गुण बताए थे। कितने? 7। ये कुल आपके 7 हैं। आगे, नेता चयन की विधि को कितने भागों में बांटा गया है? तो नेता चयन की विधि को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि फॉर्मल और अनफॉर्मल। देखो, नेता 2 तरह के होते हैं, एक फॉर्मल होते हैं और एक नॉन फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब जो नियमों के द्वारा चुने जाते हैं, और एक सहज ही, है ना। शील गुण सिद्धांत पढ़े होंगे आप लोगों ने कि नेता में एक गुण होता है शील गुण, यानी कि वो पैदा ही नेता होता है, कह सकते हो कि वो पैदा ही नेता होता है। तो वो अनौपचारिक नेता है, और जो चुने जाते हैं वो औपचारिक नेता कहलाते हैं। जैसे आप लोग अभी देख होंगे कि लड़कों, युवाओं के कुछ गुट होते हैं जिसमें एक नेता होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी संस्था द्वारा चुना गया है ना, वो उसकी जो उसके जो कलीग्स हैं वही उनको चुन लिए हैं, या वही उनको लीड करने का कार्य करता है। जैसे बहुत सारे इसके सोशल मीडिया पे आपके एग्जाम्पल हैं कि लोग नेता बन के घूम रहे हैं, है ना। तो चुने तो नहीं गए हैं लेकिन फिर भी बन रहे हैं। तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं इन्वॉल्व नहीं होंगी, लेकिन औपचारिक और अनौपचारिक की बात आई है तो मैं बता रही हूँ कि औपचारिक यानी कि फॉर्मल, यानी कि इसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इनको चुना जाता है वैज्ञानिक विधियों द्वारा, और इसमें कोई वैज्ञानिक विधि नहीं लगती है, ये सहज ही बन जाते हैं, है ना। नेता का चयन होता है, नेता का चयन, देखो ये फॉर्मल की बात हो रही है, अनफॉर्मल की बात नहीं हो रही। तो नेता का चयन किसके द्वारा होता है? तो निर्वाचन विधि द्वारा भी होता है, साक्षात्कार विधि द्वारा भी होता है, कार्यशाला विधि द्वारा भी होता है, और उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ही फॉर्मल नेता के चयन की विधियां हैं। और अनफॉर्मल नेता जो होता है, लीडर होता है, उसके चयन की कोई विधि ही नहीं होती, क्योंकि वो चुना एज इट विल, वो खुद ही अपने आप को मान लेता है ना। सत्यनिष्ठा, निष्ठा एवं दृष्टि, यह सफल नेता के गुण किसने बताए हैं? सत्यनिष्ठा, निष्ठा एवं दृष्टि, यह सफल नेता के गुण किसने बताए हैं? तो डॉक्टर H.A. राम सरोवर ने कहा है कि नेता सत्यनिष्ठावान होना चाहिए, निष्ठा एवं दृष्टिवान होना चाहिए। ये इन्होंने कहा है कि ये नेता के मुख्य गुण हैं, है ना। आगे है, नेतृत्व जनता को किसी वंचित कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रभावित करने की क्रिया है। नेतृत्व क्या है? तो जनता को किसी वंचित कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए एक प्रभावित करने की क्रिया है। यह किसका कथन है? ये किसने कहा था? तो डॉक्टर सिंह ने, भटनागर ने, जॉन डियरबोन ने, टिड ने। तो ये कहा था आपके टिड ने। इसमें 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा था? तो नेता जनता को किसी वंचित कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए एक प्रभावित करने की प्रक्रिया है, यानी कि नेतृत्व क्या है? तो जो भी जहाँ पे नेता होता है, अगर वहाँ पे कुछ कमियां हैं तो उनकी भरपाई करने में सहायता करना, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स है उनको उनका सॉल्यूशन प्रदान करने में उनकी हेल्प करना नेतृत्व कहलाता है। ये किसका कहना था? तो टीडी का कहना था। अगेन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेता का कौन सा प्रमुख है? नेता का कौन सा कार्य प्रमुख है ना। नेता का कौन सा कार्य प्रमुख है? तो कार्य संचालन, प्रतिनिधित्व, नीति निर्धारण करना, यह सभी। तो यह सभी क्या है? नेता का प्रमुख कार्य है। वो कार्य का संचालन भी करता है, प्रतिनिधित्व भी करता है और नीतियों का निर्धारण भी करता है। ये सारे नेता के कार्य हैं। अगला है, फॉक्स के अनुसार नेता में कौन सा गुण होना चाहिए? यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देख लेना तो आप लोग। फॉक्स के अनुसार नेता में कौन सा गुण होना चाहिए? तो शक्तियुक्त, आत्मविश्वास, याददाश्त, यह सभी। तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फॉक्स ने ये सारे नेता के गुण बताए हैं कि वो शक्ति, पावर से भरपूर होना चाहिए, आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें भरपूर, और उसकी मेमोरी भी तेज होनी चाहिए। ये सभी फॉक्स के अनुसार है ना।
मूल्यांकन के प्रकार हैं, मूल्यांकन के प्रकार हैं, यानी कि इवैल्यूएशन। देखो इसके कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमें देखना है कि ये पूछा कहाँ है। तो देखो इवैल्यूएशन ये पूछा है प्रसार शिक्षा में, तो प्रसार शिक्षा में इसका अलग हो जाता है। ऐसे अगर एजुकेशन में पूछता तो उस वहाँ पे वो अलग हो जाता है ना। तो दिया है कि मूल्यांकन के प्रकार हैं, तो दैनिक मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, उपरोक्त सभी, ये प्रसार शिक्षा में ये आपके सारे मूल्यांकन किए जाते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन का मतलब यानी कि आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को और पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख रहे हो, जांच रहे हो कि अगर हमने कुछ कोई कार्यक्रम आयोजित किया है तो हमें कहाँ तक सफलता मिली है, अगर नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है। ठीक है, मूल्यांकन कार्यक्रम के अंत में होता है, ये याद रखना। जैसे एग्जाम देते हो है ना, पढ़ाई एक कार्यक्रम कह सकते हो और एग्जाम आपका इवैल्यूएशन कह सकते हो। प्रसार में कार्यक्रम नियोजन को, अगला क्वेश्चन है, प्रसार में कार्यक्रम नियोजन को एक सतत तथा सहयोगात्मक क्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? सतत एवं सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो जे पॉल लीगन्स ने। जे पॉल लीगन्स ने प्रसार शिक्षा कार्यक्रम को एक सतत और सहयोगात्मक क्रिया के रूप में परिभाषित किया है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रसार कार्यक्रम स्थिति, उद्देश्य, समस्याओं तथा समाधान का वर्णन है। कह रहा है कि प्रसार कार्यक्रम स्थिति, उद्देश्य, समस्याओं तथा समाधान का वर्णन है। ये कथन किसका है? तो कॉल्सी तथा हार्ने, जे.एस. गर्ग, लॉरेंस, जे पॉल। तो ये किसका कथन है? जे पॉल। जे पॉल का कहना था कि प्रसार कार्यक्रम स्थिति, उद्देश्य, समस्याओं तथा समाधान का वर्णन है। ठीक है, तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कार्यक्रम नियोजन का कौन सा सिद्धांत है? तो पहला ऑप्शन है तटस्थता का सिद्धांत, समावेश का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है तकनीकी विकास का सिद्धांत, यह सभी। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये कार्यक्रम नियोजन के सारे सिद्धांत हैं, इन्हीं नियमों पे ये वर्क करता है। कार्यक्रम नियोजन में व्यवहारिकता किस आधार पर होती है? कार्यक्रम नियोजन में व्यवहारिकता किस आधार पर होती है? तो कार्य के आधार पे, विकास के आधार पे, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो कार्यक्रम नियोजन में व्यवहारिकता आपके कार्य के आधार पे भी होती है और विकास के आधार पे भी होती है। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कार्यक्रम नियोजन में व्यवहारिकता किस आधार पे होती है? तो विकास के आधार पे भी होती है और कार्य के आधार पे भी होती है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं करा दूंगी। ठीक है, तो तब तक इसको रिवाइज करते रहें और पढ़ते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी एग्जाम से पहले मिल जाए जिनको इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।